हेलो एवरीवन, वेलकम टू डाइव टू लर्न। माय नेम इज दीक्षा सारस्वत एंड हम कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ होम साइंस फ्रॉम नवंबर 2020 एग्जाम पेपर। सो गाइस, अब तक मैं 35 क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ और वो प्रीवियस वीडियोस में एक्सप्लेन भी कर चुकी हूँ। तो अगर अभी तक वो वीडियोस आपने नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से, जो कि 36 क्वेश्चन है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग फाइबर्स कैन बी कंफर्म्ड बाय देयर माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस? कॉटन, वुल, सिल्क, नायलॉन और फ्लेक्स। तो कौन सा ऐसा फाइबर है जो कि हम उसके माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस से, यानी कि माइक्रोस्कोप में देखने पर वो कैसा दिखता है, उस अपीयरेंस से हम उसे कंफर्म कर सकते हैं कि देखने के बाद, जैसे मैंने कोई फाइबर का माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस देखा और मैं उसे पहचान जाऊं कि हाँ ये कॉटन है या ये लिनन है या ये फ्लेक्स है। तो ऐसे कौन से फाइबर हैं कि उनका माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस देखने के बाद हम उसे आइडेंटिफाई कर लें कि हाँ ये कॉटन है और ये कोई भी जो भी XYZ फाइबर है। सो ऐसे कौन से फाइबर्स हैं? कॉटन, वुल, सिल्क, नायलॉन और फ्लेक्स। सो गाइस, ये जो माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस यानी कि माइक्रोस्कोपिक टेस्ट जो होता है कंफर्मेशन के लिए, वो बेसिकली नेचुरल फाइबर्स के लिए ज़्यादा होता है। मतलब मेनली जो होता है, ये टेस्ट परफॉर्म किया जाता है फॉर कंफर्मेशन ऑफ नेचुरल फाइबर्स एंड तो इसका हमारा आंसर जो है वैसे कॉटन है, वुल एंड फ्लेक्स। सो हियर द क्वेश्चन इज, अगर नेचुरल फाइबर्स के लिए ये टेस्ट है तो सिल्क भी तो एक नेचुरल फाइबर है, देन व्हाई silk cannot be confirmed by this microscopic appearance? So the answer is, जो भी सिल्क है एंड और उसके साथ यहाँ पे जैसे सिंथेटिक फाइबर है, तो कोई भी सिंथेटिक फाइबर एंड सिल्क, इन सबको किसी लिक्विड मटेरियल को सॉलिडिफाई करके बनाते हैं। जैसे सिंथेटिक फाइबर को लिक्विड मटेरियल से फिर उसे सॉलिड करके तब स्पिनिंग की जाती है वो, एंड देन ये जो सिल्क है, सिल्क को भी हम कैसे बनाते हैं? ड्राइंग से। उसके लिए कोई फाइबर तो यूज नहीं होता ना, एक मटेरियल ही होता है, एक प्रोटीन, एक मटेरियल निकलता है, यानी कि जो कोकून होता है उससे बाद में जो भी मटेरियल निकलता है उससे रीलिंग करके ये बनाया जाता है सिल्क का फाइबर। तो ये कोई वो तो है नहीं, जैसे वुल एक हेयर है एंड ये कॉटन एक फाइबर होते हैं। तो ये सिल्क अपने आप में एक सबसे डिफरेंट है, मतलब नेचुरल तो है, नेचुरल सोर्स है इसका, बट ये नेचुरल ऐसा फाइबर नहीं है कि जो कंफर्मेशन दे कि हाँ ये सिल्क ही है, क्योंकि इसका जो अपीयरेंस होता है वो सिंथेटिक फाइबर्स के सिमिलर होता है, इसीलिए सिल्क इसका आंसर नहीं है। और ये आंसर, ये वाले जो क्वेश्चन है 36 क्वेश्चन, इसका आंसर जो NTA ने फाइनल आंसर की दी थी उसमें नहीं था, ड्रॉप था ये आंसर। बट जो इसका करेक्ट आंसर है वो है सेकेंड, यानी कि ABE, यानी कि कॉटन, वुल एंड फ्लेक्स। तो गाइस, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। एंड नेक्स्ट पे चलते हैं 37 क्वेश्चन। गिव द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ अपैरल प्रोडक्शन इन एन अपैरल इंडस्ट्री। तो अपैरल इंडस्ट्री में अपैरल कैसे कैसे बनता है उसका एक राइट सीक्वेंस देना है। सो पहले क्या होता है, जब कोई भी गारमेंट बनना होता है, तो गारमेंट बनने के टाइम पे सबसे पहले कोई भी जो मैन्युफैक्चरर है वो कॉस्टिंग और स्केड्यूलिंग करता है कि पहले वो एक अंदाज़ा लगा लेते हैं कि पर पीस, मतलब पहले देखिए पर पीस और पर जो भी उनका पर पीस है उसमें कितना पैसा लगने वाला है और कितना उनका फैब्रिक यूज होने वाला है और क्या क्या उनके जो भी मटेरियल उसमें यूज होने वाला है, वो सब पहले वो उसकी स्केड्यूलिंग कर लेते हैं। देन प्रोडक्शन पैटर्न एंड ग्रेडिंग, तो उसके बाद वो पैटर्न क्रिएट करते हैं
उसके बाद में जब पैटर्न बना लेंगे तो पैटर्न के बाद में क्या करेंगे, वो करेंगे कटिंग। तो पैटर्न के बाद में पैटर्न के बाद में मार्किंग करते हैं, क्योंकि मार्किंग करेंगे नहीं तो कटिंग कैसे करेंगे, तो मार्किंग, देन उसके बाद कटिंग, एंड कटिंग के बाद असेंबली, यानी कि उसे जोड़ा जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा है फर्स्ट। तो पहले एक बार इसका एक ओवरव्यू मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। सबसे पहले देखिए, आप किसी अपैरल इंडस्ट्री में जाएंगे तो सबसे पहले क्या करेगा, कोई मैन्युफैक्चरर है वो क्या करेगा, पहले वो एक पीस का अंदाजा लगाएगा कि मुझे इतने पैसे खर्च करने पड़ेंगे इसमें, और इतने पर पीस इतने पैसे खर्च होंगे, इतना फैब्रिक और इतना मटेरियल चाहिए। देन वो क्या करेगा, पैटर्न बनाएगा। पैटर्न बनाने के बाद उसे मार्किंग होगी उस पर, एंड मार्किंग के बाद में कटिंग होगी, और कटिंग के बाद असेंबली करके तो फिर स्टिच वगैरह होगा। तो ये इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा है 1। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दैट इज 38 स्टेप्स फॉर एग्जीक्यूटिंग एक्शन रिसर्च आर। कौन कौन से जो सारे स्टेप्स हैं उनका एक राइट सीक्वेंस बताना है। तो जो राइट सीक्वेंस होगा वो होगा 4th। तो चलिए मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। सबसे पहले देखिए, फॉर्मुलेशन ऑफ प्रॉब्लम। तो एक्शन रिसर्च बेसिकली इमीडिएट एप्लीकेशन होता है किसी भी थ्योरी का, या फिर आप जब भी आपको एक प्रॉब्लम हो गया, आपको उसका इमीडिएट सॉल्यूशन फाइंड करना होता है, तब वो एक्शन रिसर्च होती है। तो फॉर्मुलेशन ऑफ प्रॉब्लम, या फिर आप कह लीजिए कि आपके पास प्रॉब्लम है, तब आप उस पर काम करना शुरू करेंगे। तो पहले आपका हो गया फॉर्मुलेशन ऑफ प्रॉब्लम। तो आपके पास प्रॉब्लम तो है, देन आप फैक्ट फाइंडिंग, यानी कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, उससे रिलेटेड फैक्ट्स को आप आइडेंटिफाई करेंगे, और जो भी उससे रिलेटेड डाटा है उसे मतलब उसके बारे में पहले थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन, उसका इंट्रो टाइप्स लेंगे। तो ये पहले आप प्रॉब्लम, देन फैक्ट फाइंडिंग, एंड उसके बाद जब आपका ये हो जाएगा, जब आपको उसकी थोड़ी बहुत नॉलेज होगी, देन आप रिव्यू करेंगे उसके बारे में लिटरेचर रिव्यू करेंगे, यानी कि उसके बारे में उससे पहले उस प्रॉब्लम पे अगर कोई रिसर्च हो चुकी है, वो उन सब से आप डाटा गैदर करने की कोशिश करेंगे। देन उसके बाद जब आपको एक अच्छी नॉलेज हो जाएगी रिव्यू ऑफ लिटरेचर के बाद, तब आप क्या करेंगे, एक अच्छा सा, यानी कि जो भी सूटेबल आपको हाइपोथेसिस लगेगा, एक टेंटेटिव डिक्लेरेशन करेंगे अबाउट कि आपका जो भी आउटकम आने वाला है उसके बारे में। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आप सिलेक्शन करेंगे रिसर्च प्रोसीजर का एंड इम्प्लीमेंट करेंगे उसे। तो जो इसका राइट सीक्वेंस है वो पहले देखिए, B, A एंड D, E एंड C। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन जो है 4th करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दैट इज 39 वन ऑफ द इंटरनल कॉन्स्ट्रेंट्स इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ प्रोजेक्ट इज। तो देखिए, पहले तो यहाँ लिखा है इंटरनल, दूसरा लिखा है कॉन्स्ट्रेंट, यानी कि बाधा। तो एक प्रोजेक्ट के इम्प्लीमेंटेशन में कोई इंटरनल यानी कि आंतरिक बाधा क्या हो सकती है, तो लाइसेंसिंग तो बाधा नहीं हो सकती है, डॉक्यूमेंट्स डिजायर्ड बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये बाधा नहीं, ये तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। और वो भी क्या, ये देखिए लाइसेंसिंग है, वो भी किसी बाहरी अथॉरिटी को या फिर बाहरी ऑर्गेनाइजेशन को, या फिर जिससे लाइसेंस मतलब जो भी आपको एक क्या करेगी, एक सर्टिफिकेशन देगी, वो लाइसेंसिंग वहाँ पे ज़रूरत है। तो ये इंटरनल प्रॉब्लम नहीं है और ना ही ये है। देन गवर्नमेंट पॉलिसी, तो गवर्नमेंट पॉलिसी कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, ये तो गवर्नमेंट पॉलिसी है, मतलब आपके प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड हो सकती है, या फिर आपको कुछ हेल्प ही करेगी, या फिर ये पॉलिसी बनी है उसके हिसाब से आप प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करोगे। तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, कॉन्स्टेंट नहीं है। देन आपका इम्प्रॉपर फिजिबिलिटी रिपोर्ट, तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है, क्योंकि आप इसे देखिए, ये पहले ही लिखा है इम्प्रॉपर, तो ये ऑफ कोर्स ये कोई ना कोई प्रॉब्लम तो क्रिएट करेगा ही।
तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है आपका इम्प्रॉपर फीसिबिलिटी रिपोर्ट, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज 40, अरेंज द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ मोरल डेवलपमेंट इन द करेक्ट ऑर्डर। तो मोरल डेवलपमेंट की जो स्टेजेस हैं उनको करेक्ट ऑर्डर में हमें करना है अरेंज। तो पहला यहाँ पे दिया है सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग इंस्ट्रूमेंटल पर्पस, heteronomous morality and social contract orientation, universal ethical principles। तो ये जो इसमें कुछ टर्म्स ऐसे हैं जो कि पियाजे की मोरल डेवलपमेंट थ्योरी से हैं और कुछ ऐसे हैं जो कि कोहलबर्ग की थ्योरी से हैं। तो इसमें जो है हेटेरोनॉमस मोरालिटी, तो ये हेटेरोनॉमस मोरालिटी लिया गया है पियाजे की जो मोरल डेवलपमेंट थ्योरी है वहाँ से। तो इसमें क्या है, हेटेरोनॉमस मोरालिटी का मतलब होता है कि एक जो छोटा बच्चा है तो वो क्या समझता है कि जितने भी उससे बड़े लोग हैं, जितने भी एडल्ट पीपल्स हैं, लाइक उसके कोई टीचर हैं, उसके पेरेंट्स हैं, उसके नेबर हैं या फिर रिलेटिव्स जो भी उससे बड़े हैं, भाई बहन हैं, तो वो क्या समझता है उस टाइम पे कि इनका जो भी इन्हें ओबे करना या फिर इनके जो भी रूल्स या रेगुलेशन मुझे बताते हैं उसे मुझे फॉलो करना ज़रूरी है, उन्हें मैं चेंज नहीं कर सकता। तो इस टाइम पे हेटेरोनॉमस मोरालिटी होती है, यानी कि अभी बच्चा बहुत छोटा है, उसमें कुछ भी समझ नहीं है। तो ये जो है ये फर्स्ट स्टेज है मोरल डेवलपमेंट की। ओके, देन हमारा आएगा हेटेरोनॉमस मोरालिटी। तो उसके बाद में आएगा हमारा इंस्ट्रूमेंटल पर्पस। तो इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन ये इस मोरल डेवलपमेंट जो कोहलबर्ग की थ्योरी है उसकी सेकंड स्टेज है। एंड इसका क्या है, इंस्ट्रूमेंटल पर्पस यानी कि जो बिहेवियर है वो कॉन्सिक्वेंसेस से डिटरमाइन होता है, यानी कि मैंने कुछ किया और उसके बाद जो भी मुझे परिणाम में मिला यानी कि जो भी रिजल्ट आया वो मेरे बिहेवियर को, उसी के हिसाब से मेरा बिहेवियर चेंज हो जाएगा। तो जैसे कि किसी बच्चे ने कुछ अच्छा काम किया है, उसे तो सेटिस्फाइंग रिजल्ट मिल गया, उसे कोई भी प्राइज दिया जा सकता है। तो ये क्या फिर वो समझ जाएगा कि अच्छा काम है, तो इस तरह से वो समझ जाएगा कि अच्छा काम है। देन अगर कोई बुरा काम करेगा तो उसे पनिशमेंट मिलेगी, तो इससे वो समझ जाएगा। तो ये हमारा है इंस्ट्रूमेंटल पर्पस। और ये जो कोहलबर्ग की थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग सेकंड स्टेज है। तो हमारा फर्स्ट ये है एंड देन सेकंड ये है। तो थर्ड पे हमारा आएगा सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग। सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग ये हमारे जो कोहलबर्ग की थ्योरी है उसका फोर्थ स्टेज है। ठीक है, पहले जो ये था इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ये सेकंड था एंड ये सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग ये फोर्थ स्टेज है फ्रॉम कोहलबर्ग। तो उसमें क्या होता है, सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग में क्या होता है कि एक जो बंदा होता है इस टाइम पे थोड़ा बड़ा हो जाता है और वो क्या समझता है कि एक मान लीजिए में आपका कोई करीबी है या फिर कोई आपका एक लव्ड वन है, तो वो उस टाइम पे इतनी अंडरस्टैंडिंग आ जाती है कि एक सोशल मतलब कोई भी वो डिसीजन लेता है तो वो समाज को ध्यान में रख के लेता है, ना कि अपने किसी रिलेशन को। तो इस टाइम पे इतनी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि इतनी मोरालिटी उसमें डेवलप हो जाती है। तो देन उसके बाद हमारा आता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। तो जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन है ये कोहलबर्ग के थ्योरी के अकॉर्डिंग फिफ्थ स्टेज है। एंड इसमें क्या होता है कि एक व्यक्ति यानी कि कोई इंडिविजुअल है, उसके जो अधिकार हैं वो उसका बिहेवियर डिटरमाइन करेंगे। यानी कि मान लीजिए जैसे जैसे मान लीजिए यहाँ पे था हेटेरोनॉमस मोरालिटी था तो यहाँ पे क्या था, बच्चा ये समझ रहा था कि कोई भी जो भी मुझे रूल्स या रेगुलेशन बता रहे हैं मैं ना तो उन्हें चेंज कर सकता हूँ और मुझे फॉलो करनी है। बट यहाँ सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन में क्या होगा, उसे समझ आ जाता है कि ये जो रूल्स और रेगुलेशन है उन्हें फॉलो करना मेरे लिए ज़रूरी नहीं है, बल्कि मैं उन्हें अपने हिसाब से अपनी ज़रूरतों के हिसाब से मॉडिफाई कर सकता हूँ
या मैं चाहूँ तो फॉलो कर सकता हूँ, नहीं चाहूँ तो नहीं कर सकता। यानी कि वो अगर उसके राइट वायलेट हो रहे हैं तो वो उन रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो नहीं करेगा। तो ये हमारा फोर्थ हो गया, मतलब इसके अकॉर्डिंग जो सीक्वेंस हुआ। देन हमारा फिफ्थ सीक्वेंस के अकॉर्डिंग फिफ्थ है यूनिवर्सल इथिकल प्रिंसिपल्स। तो यूनिवर्सल इथिकल प्रिंसिपल ये हायर सबसे हाईएस्ट लेवल या हाईएस्ट स्टेज है अंडरस्टैंडिंग की। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे वो पूरे यूनिवर्सल मतलब जो भी वो सोचता है, जो भी वो करता है, वो पूरे यूनिवर्स को ध्यान में रखते हुए करता है। तो इसमें क्या है कि कोई भी व्यक्ति है वो अपने मतलब उसकी जो इच्छा शक्ति है, कि डिटर्मिनेशन है, उसके द्वारा उसके जितने भी लिए गए डिसीजन हैं वो इफेक्ट होते हैं, और वो सारे जो भी डिसीजन हैं वो यूनिवर्सल इथिक्स को ध्यान में रख के लेता है। तो गाइस ये जैसे मैंने सीक्वेंस बताया है, यानी कि जो इसका राइट सीक्वेंस है उसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन फोर्थ करेक्ट है। तो आई होप ये बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट इज समथिंग अबाउट द मॉक टेस्ट, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था, एंड ये बिल्कुल बहुत ही नॉमिनल प्राइस में, दैट इज 200 ओनली। तो यहाँ 500 क्वालिटी क्वेश्चंस हैं विद पर्सनलाइज्ड डाउट सॉल्विंग। तो अगर आप चाहें प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल ले सकते हैं, और उसके लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे, और हमारी ईमेल आईडी या फिर गिवन कांटेक्ट नंबर पर भी जो है यहाँ पर लिखा हुआ। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दैट इज 41। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज तो एक असर्शन है एंड एक रीजन है। सो यहाँ पे है कैप हाइट मेजरमेंट इज क्रूशियल फॉर द हैंग एंड फिट ऑफ द स्लीव। देन रीजन है मोर द कैप हाइट more difficult is the left of the arm and lesser the cap height more comfortable is the left of the arms। तो क्या कह रहा है, कैप हाइट बेसिकली होता क्या है, देखिए कैप हाइट होता है एक हमारा शोल्डर का जो टिप होता है, यानी कि जहाँ से ये जॉइंट है शोल्डर और हैंड का, तो ये शोल्डर टिप से लेके जो बाइसेप तक का जो लेंथ है वो हमारी कैप हाइट होती है, यानी कि स्लीव की जो भी होगी वो कैप हाइट होती है। मेजरमेंट इज क्रूशियल फॉर हैंग एंड फिट ऑफ द स्लीव, तो ऑफ कोर्स करेक्ट है, क्योंकि देखिए जब स्लीव हैंग मतलब कि हैंग होता है कि हैंग तो आप समझते हैं ना, तो उस हैंग के लिए एंड स्लीव की फिटनेस के लिए ये जरूरी है, बाइसेप से लेके शोल्डर टिप के, आप समझ ही रहे होंगे, तो ये कैप हाइट जरूरी ही है। ठीक है, देन है मोर द कैप हाइट मोर डिफिकल्ट इज द लेफ्ट ऑफ द आर्म, लेसर द कैप हाइट मोर कंफर्टेबल। यानी कि देखिए एक ये यहाँ पे मैं थोड़ा सा ड्रॉ करती हूँ, ये देखिए ये स्लीव है, ठीक है, ये बाइसेप वाला एरिया है और ये हमारा शोल्डर टिप है, तो इतनी ये जो लेंथ है ये हमारी हो गई कैप हाइट। तो देखिए ये इतना, मान लीजिए ये जो स्लीव है ये इतनी है, मतलब कैप हाइट इतनी है यहाँ तक, तो ये देखिए ये ज़्यादा कंफर्टेबल होगा फॉर लेफ्ट, यानी कि जैसे आर्म से निकलने के लिए। ठीक है, बाद में अगर हम जैसे निकालते हैं तो उसके लिए ये वाली ज़्यादा इजी रहेगी, या फिर ये जो इतना थोड़ा सा और लॉन्ग, देखिए इतना, तो ये वाली ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगी या फिर ये वाली ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगी, ये ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगी, यानी कि जो छोटी हाइट है। तो इसीलिए हमारे जो असर्शन और रीज़न है वो दोनों ही करेक्ट होंगे। देखिए परफेक्ट तो नहीं बनाया, बट ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाया था, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं, दैट इज 42 क्वेश्चन, एंड व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हार्डवुड एज पर द लिस्ट गिवन बिलो। तो कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि हार्डवुड की हैं। तो फर्स्ट इज दीज आर इक्वली स्ट्रॉन्ग across and along fiber, they resist transverse loading, shock and vibration,
दे आर लाइट इन वेट एंड कलर, दीज हैव मोर मॉइस्चर कंटेंट। तो देखिए जो सॉफ्ट वुड होगी उसमें मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होगा, और ये हार्ड वुड है, लाइट नहीं होगी वेट में, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा ऑप्शन ए एंड बी, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। तो हार्डवुड इक्वली स्ट्रांग होगी अक्रॉस एंड अलोंग द फाइबर, और वो शॉक को और वाइब्रेशन को रेसिस्ट करेगी, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज 43। पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया important important expressions of people's participation in local self governance through। तो इनमें से कौन सा जो कि गवर्नेंस स्टाइल है, यानी कि किस टाइप का इंडिया में फॉलो होता है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के थ्रू। तो देखिए डोमिनेशन नहीं है, सेंट्रलाइजेशन भी नहीं है, और डिनोमिनेशन भी नहीं है, नहीं, ओके। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है डिसेंट्रलाइजेशन। तो डिसेंट्रलाइजेशन इसका क्यों है, क्योंकि देखिए डिसेंट्रलाइजेशन आपको, आप खुद सोचिए इंडिया में किस टाइप का जो शासन है वो किस टाइप का है, डिसेंट्रलाइजेशन का है। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि जो डिसीजन मेकिंग जो भी पावर्स हैं उनका ट्रांसफर कर देते, मतलब अलग अलग लोग होंगे, अलग अलग स्तर पर अलग अलग लोग होंगे जो कि डिसीजन लेंगे। तो ये डिसेंट्रलाइजेशन होता है। आप देखिए इंडिया में है, पहले सेंट्रल लेवल पे लिया जाता है, देन स्टेट लेवल पे, फर्स्ट सब स्टेट लेवल पे। तो सब स्टेट लेवल पे आपका क्या काम करते हैं, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इंडिया में। तो बेसिकली ये पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जब आया था तो इसका जो एम ही था वो डिसेंट्रलाइजेशन था। तो विदाउट एनी डाउट इसका आंसर जो होगा वो डिसेंट्रलाइजेशन ही होगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रुप अप्रोच फॉर कम्युनिकेशन एंड एक्सटेंशन। तो ये ड्रॉप था आंसर फ्रॉम एनटीए, मतलब जो भी ऑफिशियल आई थी फाइनल आंसर की। तो इसका जो आंसर है वैसे वो होगा होम विजिट्स। वर्कशॉप नहीं है, क्योंकि वर्कशॉप में ग्रुप इन्वॉल्व होगा, ट्रेनिंग में होगा एंड डिमॉन्स्ट्रेशन में भी होगा। तो देखिए होम विजिट में क्यों नहीं है, क्योंकि जो भी एक जो एक्सटेंशन में होता है, बेसिकली एक्सटेंशन में फार्म या फिर होम विजिट होती है, एक्सटेंशन वर्कर करते हैं। तो वो क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर जिस पे भी उन्हें काम करना होता है, देखिए एक बार में एक ही बंदे के घर जाएंगे, वो एक साथ सबके घर एक साथ तो एक ही टाइम पे प्रेजेंट नहीं हो सकते हैं ना। तो इसीलिए ये इंडिविजुअल मेथड है। और अगर आपको इस क्वेश्चन, क्योंकि एनटी के द्वारा इसका आंसर दिया नहीं गया, अगर कोई भी डाउट है तो आप इसे एक बार ट्राई कर सकते हैं। होम विजिट आपका इंडिविजुअल मेथड, इंडिविजुअल अप्रोच है कम्युनिकेशन एंड एक्सटेंशन की। सो इसका राइट आंसर यही है, होम विजिट। नेक्स्ट इज 45th क्वेश्चन, स्टार्च पेस्ट इज यूज्ड इन रिमूविंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेन्स। सो इसका जो आंसर है वो है आयोडीन, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 46, विच ऑफ द फॉलोइंग स्केल रिप्रेजेंट द लीस्ट पावरफुल एंड लोएस्ट लेवल ऑफ मेजरमेंट। कौन सा ऐसा जो लेवल स्केल है मेजरमेंट का वो सबसे कम और सबसे कम पावरफुल लेवल है, ठीक है, ये बताना है। तो जो देखिए जब हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले क्या आता है, नॉमिनल, ठीक है। देन आपका आता है ऑर्डिनल, ठीक है। ऑर्डिनल के बाद आपका आता है कौन सा, सॉरी इंटरवल आता है। तो नॉमिनल के बाद आपका आता है इंटरवल, वेट फॉर अ सेकंड, जस्ट या, तो आपका आता है इंटरवल एंड देन आपका आता है ये रेशियो स्केल, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट, तो ये देखिए सबसे पहले नॉमिनल आ रहा है, तो नॉमिनल सबसे
लीस्ट या लोवेस्ट लेवल है मेजरमेंट का। तो वो मैं बताती हूँ क्यों। देखिए जो नॉमिनल है, नॉमिनल मतलब उसमें सिर्फ आप किसी चीज का नाम बता सकते हैं या उसके करेक्टरिस्टिक्स बता सकते हैं, उसमें आप ना कोई मेजर उसका कोई ना नंबर्स में ना इंटरवल बता सकते हैं ना उसका ऑर्डर बता सकते हैं। तो नॉमिनल सबसे लीस्ट और लोवेस्ट होता है। तो ये तो हो गया हमारा नॉमिनल, तो इसका आंसर तो आपका नॉमिनल है। देन उसके बाद हमारा आता है ऑर्डिनल स्केल। तो ऑर्डिनल में क्या होता है, ऑर्डिनल में आप ऑर्डर बता सकते हो और जैसे कि रैंक बता सकते हो, और जैसे ऑर्डिनल में भी आप ये नहीं कह सकते हो कि आप कंपैरिजन तो कर सकते हो कि हाँ ये फर्स्ट आया है ये सेकंड आया है, ठीक है, बट ऑर्डिनल में आप उसका जो एग्जैक्ट डिफरेंस है वो नहीं बता सकते हो। जैसे मान लीजिए मैं एक फूड जैसे मान लीजिए मेरा एक फूड स्टॉल है, ठीक है, मैं वहाँ पे फूड स्टॉल पे आज मैं अपने फूड स्टॉल पे सर्वे करने जा रही हूँ। तो मैंने एक क्वेश्चन रखा है उसमें कि आप मेरे जो भी फूड स्टॉल पे जो भी आपको फूड आइटम्स मिलते हैं आप उससे सेटिस्फाइड हैं। तो मैंने उसमें ऐसे ऑप्शन रखे हैं वेरी सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड और नॉट सेटिस्फाइड। तो इसमें मैं ये तो कह सकती हूँ कि हाँ ये बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड है, ये सेटिस्फाइड है, बट ये सेटिस्फाइड नहीं है। बट मैं इतना ये नहीं कह सकती ना कि ये कितना ज़्यादा सेटिस्फाइड है, ये सब चीज़ें उसमें हम नहीं बता सकते हैं ऑर्डिनल में। देन आपका आता है इंटरवल स्केल। तो इंटरवल स्केल में क्या होता है, इंटरवल स्केल में 0 to 10 का स्केल होता है बेसिकली, एंड इसमें आप प्रोपोर्शन बता सकते हो बिटवीन वेरिएबल्स, इंटरवल बता सकते हो जैसे और इसमें आप एग्जैक्ट डिफरेंस बता सकते हो, ठीक है, एग्जैक्ट भी नहीं बस उसका डिफरेंस बता सकते हो। लेकिन जो रेशियो स्केल है वो सबसे अच्छा स्केल मतलब सबसे हाईएस्ट स्केल है जो कि मेजरमेंट का, क्योंकि इसमें आप अगर मान लीजिए कहीं पे 0 दिया है, इसे कहते हैं, इसमें कहते हैं एब्सोल्यूट 0। तो एब्सोल्यूट 0 का क्या मतलब है, अगर कहीं पे आपको 0 दिया गया है तो उस 0 की भी कोई वैल्यू होगी। अगर आपको लिखा नहीं तो मतलब 0, तो उस 0 की भी कोई वैल्यू होगी, उसे भी मेजर करता है ये रेशियो स्केल। इसीलिए यहाँ पे इसके लिए एब्सोल्यूट 0 वाला जो भी यूज होता है, ठीक है। तो आपका इसका जो वैसे करेक्ट आंसर था वो है नॉमिनल। देन है व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कंज्यूमर मूवमेंट फ्रॉम अमंग द ऑप्शंस गिवन बिलो। तो कंज्यूमर मूवमेंट या फिर कंज्यूमरिज्म के कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर वो होगा प्रोडक्ट सेफ्टी, सॉल्यूशन टू कंज्यूमर प्रॉब्लम्स एंड प्रोवाइडिंग कंज्यूमर इंफॉर्मेशन। कोई कंज्यूमर मूवमेंट का जो उद्देश्य होता है या ऑब्जेक्टिव्स है वो फॉर्मुलेशन ऑफ रूल्स नहीं होता और ना ही प्राइस कट होता है। देखिए ये कंज्यूमर्स के वेलबींग के लिए एक सोशल मूवमेंट किए जाते हैं बेसिकली जो होते हैं कंज्यूमर मूवमेंट, और इनके 3 मेजर वो होते हैं ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो कि प्रोडक्ट सेफ्टी और सॉल्यूशन टू कंज्यूमर प्रॉब्लम, यानी कि उनकी कोई भी प्रॉब्लम है कुछ भी, यानी कि मान लीजिए उन्होंने कोई भी गलत सामान मिल गया उन्हें, तो उसके अगेंस्ट वो कंप्लेन कर सकते हैं, देन उनसे फिर पनिशमेंट दिया जाएगा या जो भी पेनल्टी होगी बायर पे। तो फिर यहाँ पर है प्रोवाइडिंग कंज्यूमर इंफॉर्मेशन, यानी कि कंज्यूमर को इंफॉर्मेशन का राइट है, यानी कि जो भी वो प्रोडक्ट खरीद रहा है उसके बारे में। फॉर्मुलेशन ऑफ रूल्स एंड प्राइस कट इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो नहीं होता है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा होगा सेकंड, ए, सी एंड डी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्रॉम अमंग द लिस्ट गिवन आइडेंटिफाई द फीचर्स दैट इनहेंस द विजुअल वेट ऑफ एलिमेंट एंड अट्रैक्ट अटेंशन। तो इनमें से कौन कौन से हैं जो कि इनहेंस करते हैं विजुअल वेट को किसी भी एलिमेंट के या फिर अट्रैक्ट करते हैं अटेंशन को। तो देखिए जो भी विजुअल वेट, यानी कि विजुअल वेट क्या होता है, देखिए एक तो होता है वेट सिंपली। तो वेट क्या होता है कि कितनी ग्रेविटी लग रही है, कितनी फोर्स लग रहा है उसे मूव करने के लिए, ये समझ लीजिए। दूसरा है विजुअल वेट। विजुअल वेट का मतलब है कि कोई ऑब्जेक्ट है और कोई भी एलिमेंट है और वो कितना फोर्स ड्राइव कर रहा है हमारी आंखों की तरफ, हमारी आंखों को अट्रैक्ट करने के लिए, तो ये होता है विजुअल वेट। तो किसी भी एलिमेंट का
विजुअल वेट कब बढ़ेगा? देखिए, जब हम ब्राइट कलर यूज करते हैं, आपने खुद ही देखा होगा, जब आपके सामने एक बहुत ही डल कलर है और एक ब्राइट कलर है, तो आपका ध्यान किसकी तरफ जाता है? ब्राइट कलर की तरफ। देन देखिए, रेगुलर शेप्स नहीं होगा, क्योंकि रेगुलर शेप्स जो आंखों को मूवमेंट प्रोवाइड करती है वो इरेगुलरिटी करती है, रेगुलर शेप नहीं करती है। देन मैचिंग टेक्सचर, तो मैचिंग टेक्सचर से अच्छा अगर आप कंट्रास्ट में या फिर उससे डिफरेंट टेक्सचर यूज करें तो वो ज़्यादा वेट प्रोवाइड करेगा, तो इसलिए ये ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है। देन है लार्ज डायमेंशन। तो लार्ज डायमेंशन क्यों है? क्योंकि लार्ज एलिमेंट जो होते हैं हैव मोर वेट देन द स्मॉलर डायमेंशन या स्मॉलर एलिमेंट्स। फिर है इलेबोरेट डिटेल्स। तो इलेबोरेट डिटेल्स, जब आप कोई इतनी सी चीज़ है और कोई इतनी बड़ी चीज़ है, तो आपका ध्यान किसकी तरफ जाएगा? ऑफ कोर्स इसकी तरफ जाएगा। तो ये हमारे आंसर्स जो इसके ऑप्शंस बनेंगे सही, वो बी एंड डी एंड ई। तो ऑप्शन होगा फोर्थ करेक्ट इसके अकॉर्डिंग, या फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम्स आर फॉर रूरल अपलिफ्टमेंट, यानी कि रूरल जो ग्रामीण उत्थान के लिए कौन कौन सी योजनाएं हैं? तो ये जो फर्स्ट है ये है SSY मीन्स सुकन्या समृद्धि योजना। तो सुकन्या समृद्धि योजना है, इसमें एक उनका अकाउंट ओपन किया जाएगा बैंक में, लेके जैसे 10 से लेके 21 ईयर्स तक की गर्ल्स का, एंड देन उन्हें मतलब 21 ईयर तक उन्हें 250 रुपये पर मंथ, उन्हें शायद 250 रुपये पर मंथ उन्हें वहाँ पे उनके जो भी पेरेंट्स हैं वहाँ पे उन्हें डिपॉजिट करना होगा, और वो एक जब तक 21 ईयर की होंगी वो, तब तक उनका जो भी वो फंड है वो मैच्योर हो जाएगा 21 जब वो ईयर की हो जाएंगी। बट वो लोग अगर वो चाहें, उनके पेरेंट्स चाहें या वो चाहे, तो जब वो 18 ईयर्स की हो जाएगी तब वो लोग उन्हें उस जो भी उनका फंड है उसे यूज़ कर सकते हैं, मतलब उसे निकाल सकते हैं वो लोग। तो ये है SSY यानी कि सुकन्या समृद्धि योजना। और फिर है मनरेगा, इसे मनरेगा बोलते हैं और नरेगा भी बोलते हैं। तो इसकी जो फुल फॉर्म है वो है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ठीक है, ये आया था 2005 में, 2005 में ये आया था, और इसका जो एम था वो था 100 दिन का रोजगार, यानी कि 100 डेज एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना रूरल एरिया में। तो ये तो हो गया रूरल अपलिफ्टमेंट का प्रोग्राम। देन है PMGSY। तो PMGSY प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ग्राम तो रूरल अपलिफ्टमेंट के लिए ही है। ठीक है, तो इसका जो मेन उद्देश्य था वो था कि जो गांव हैं उन्हें भी शहरों से जोड़ा जाए सड़क के माध्यम से। देन डी है, तो डी है दीनदयाल उपाध्याय ग्राम कौशल योजना। तो देखिए ये भी ग्राम आ गया, तो ऑफ कोर्स ये भी है। ICDS आप जानते ही हैं, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। तो ये तो कहीं भी रूरल हो या फिर अर्बन हो, ये बच्चों के लिए बनाई गई है, उनकी मदर्स के लिए। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा वो BCD, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डाटा कलेक्शन टूल्स आर मोस्ट सुटेबल फॉर अ रिसर्च स्टडी ऑन असेसमेंट ऑफ प्रेफरेंस ऑफ adolescents फॉर चॉइस ऑफ करियर विद द सैम्पल साइज ऑफ 40। तो यहाँ पूछ रहा है कि किसी adolescents जो हैं उनके वो अपना करियर किस प्रेफरेंस पे वो चूज करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमें स्टडी करनी है। तो इसके लिए कौन से टूल्स जो हैं सबसे ज़्यादा अच्छे रहेंगे? तो देखिए, ऑब्जर्वेशन कैसे करोगे आप? ऑब्जर्वेशन से थोड़ी ना किसी का प्रेफरेंस पता कर लोगे कि करियर कैसे चूज करेगा वो। आप वो उसकी आपको उसके मान लीजिए आप किसी को ऑब्जर्व कर रहे हो साइलेंटली, ठीक है, तो आप ऑब्जर्वेशन से थोड़ी उसके करियर ये थोड़ी चॉइस पता कर सकते हो उसकी, वो भी जो वो करियर किस अकॉर्डिंग से चूज करेगा वो आप नहीं पता कर सकते हो ना।
सेमी स्ट्रक्चर इंटरव्यू से आप इंटरेक्शन करोगे नहीं तब तक आपको उसके प्रेफरेंस का कैसे पता चलेगा। तो इंटरव्यू लोगे तो पता चलेगा, फोकस्ड ग्रुप डिस्कशन करोगे तो आपको पता चलेगा, प्रोजेक्टिव टेक्निक्स यूज़ करोगे तो आपको पता चल सकता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन, जो इसका राइट आंसर बनेगा वो ए, बी एंड योर डी, सॉरी ई। तो ए, बी, ई ये आपका सेकंड ऑप्शन। तो इसके अकॉर्डिंग ये हमारे तीनों, आप इन्हें यूज़ कर सकते हो डाटा कलेक्शन टूल को। सुटेबल जो हैं वो हैं ये तीनों ही, ठीक है। तो गाइस इसी के साथ यहाँ 50 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं, एक लाइक तो बनता है। और इसी के साथ साथ आगे भी हम इसी तरह आगे 50 क्वेश्चंस जो कि उसमें आरसी है वो तो शायद नहीं डिस्कस करूँ मैं, बाकी जो भी क्वेश्चंस हैं चाहे वो रिसर्च स्टेट्स के हैं कोई भी हैं, मैं सब आपके साथ डिस्कस करूँगी जाके आपको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो जाए। आई थिंक आपकी इससे बहुत हेल्प हो जाएगी। तो इसी के साथ गाइस आज का वीडियो इतना ही है। बस एक और है कि आपको अगर MCQs प्रैक्टिस करने हैं वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप हमारा डाइव टू लर्न ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। उसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, साथ ही टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे मैं TGT PGT के लिए भी और बाकी जितने भी होम साइंस से रिलेटेड एग्ज़ाम होते हैं उनके पर्सपेक्टिव से मैं वहाँ पे MCQs पोस्ट करती रहती हूँ। नेट JRF के लिए तो करती ही करती हूँ। तो थैंक यू सो मच गाइस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। Thank you so much.